बादशाह अकबर के साथ राजभवन के बाग में टहलते हुए बीरबल अकबर से ये बातें कह रहा था। दरअसल अकबर उन दिनों अपनी प्रजा को हर तरह की सुख सुविधा प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। अकबर का सपना था कि उनके साम्राज्य में हर व्यक्ति चैन की नींद सोए, किसी को भी भोजन का अभाव नहीं महसूस हो, रोटी, कपड़ा और मकान के अधिकार से कोई भी वंचित नहीं रहे। अपनी इस अभिलाषा को पूरी करने की तरकीबों पर अकबर ने बीरबल से चर्चा छेड़ी थी। बीरबल ने अकबर को अतिशय गंभीर देखकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना उचित समझा और सुख, चैन, आराम, चिंता, निश्चिंतता आदि प्रवृत्तियों को व्याख्यायित करने लगा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, भोजन में स्वाद और आंखों की नींद दोनों का संबंध मनोदैहिक है। इसे इस तरह समझें कि जब भोजन की आवश्यकता शरीर का पोर पोर महसूस करने लगे, उस समय मिली सूखी रोटी से भी जो स्वाद निःसृत होता है, उसकी तुलना लजीज पकवानों से नहीं की जा सकती। इसी तरह परिश्रम से श्लथ हो जाने पर जब शरीर के रग-रग में विश्राम की चाह उभरती है, तब बिस्तर मिले या न मिले, खाट मिले न मिले, व्यक्ति जिस निश्चिंतता से सोता है, उसकी तुलना मदिरापान से उत्पन्न कृत्रिम नींद से नहीं की जा सकती। अकबर को बीरबल की युक्तियां पसंद तो आ रही थीं, किंतु उनसे उनकी शंकाओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। वैसे भी अकबर किसी भी युक्ति को बिना प्रमाण स्वीकार करने वाले बादशाह नहीं थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें सुनने में भली लग रही हैं, इन पर विश्वास करने को भी जी चाहता है, मगर जब तक तुम अपनी बातों को सत्यापित कर नहीं देते, मैं उन्हें सच मानकर कोई निष्कर्ष नहीं निकालूंगा। मुझे तो अपनी सल्तनत में अपनी रियाया की भलाई के लिए योजनाएं बनानी हैं। इसके लिए तुमसे सलाह मांगी है। और तुम हो कि हमें समझा रहे हो कि बादशाह किसी को चैन की नींद प्रदान नहीं कर सकता। बीरबल समझ गया कि अकबर को अपनी बात समझाने के लिए उसे सप्रमाण अपनी बातें कहनी होंगी। इसलिए उस दिन उसने अकबर से कोई नई बात नहीं कही और मन ही मन फैसला किया कि उचित अवसर आने पर वह बादशाह की शंकाओं का समाधान करेगा। बाग से वापसी के समय बीरबल के मन में यही प्रश्न तैर रहा था कि वह अकबर को कैसे समझाएगा कि बादशाह का काम प्रजा की सुख सुविधाओं के लिए सार्वजनिक व्यवस्था करना है। प्रजा की जानमाल की सुरक्षा, स्वायत्तता की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के इंतजाम, सिंचाई और ऐसे ही बहुत सारे कार्यों के लिए योजनाएं, परियोजनाएं बनाना आदि। प्रजा सुख की नींद सोए, इसके लिए राजा के अलावा प्रजा को भी प्रयास करना होगा, क्योंकि नींद किसी को स्वर्ण मुद्रा की तरह नहीं दी जा सकती और न ही चैन रेवड़ियों की तरह बांटा जा सकता है। नींद और चैन का संबंध तो व्यक्ति के जीवन जीने के ढंग पर निर्भर करता। गलत कार्यों में लिप्त व्यक्ति कभी भी चैन का एहसास नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा आशंकित रहता है कि कहीं कोई उसके गलत कार्यों को जान न जाए। अपने कृत्यों को छुपाने की कोशिश में ऐसा व्यक्ति अपना चैन गंवा बैठता है। ऐसे व्यक्ति को चैन की नींद कहाँ से मिल पाएगी? बीरबल अपने घर तो लौट आया, मगर उसका मन समाधान की तलाश में ही लगा रहा। जब बीरबल भोजन करने बैठा तब भी यही सवाल उसके मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ रहा था कि वह अकबर को कैसे बताए कि प्रजा की नींद की चिंता के स्थान पर उन्हें उन गांवों में पानी की व्यवस्था करने पर ध्यान देना चाहिए जिन गांवों में प्रायः सूखे का प्रकोप होता है और फसलें सिंचाई के अभाव में सूखकर बर्बाद हो जाती हैं। अकबर को वह ऐसी नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करना चाहता था जिससे समाज में पुरुष और स्त्री अधिकारों की दृष्टि से समान समझे जा सकें। पुरुष और स्त्री में भेद करने वाले दंडित हों। मगर अभी अकबर जिस मनोदशा में थे, उसमें नीति निर्धारण की बातें करना बीरबल को बहुत अनुकूल नहीं लग रहा था।
वह तो चाहता था कि उसे कोई ऐसा अवसर मिले जब वह अकबर को भोजन के स्वाद और चैन की नींद की वास्तविकता समझा सके, उन्हें यह विश्वास दिला सके कि राजा भोजन तो दे सकता है किंतु स्वाद नहीं। चैन और नींद के लिए भी व्यक्ति की मनोवृत्ति ही उत्तरदायी है। बीरबल के मन में इस बात की गुंधुन लगी रही। अकबर अपनी योजनाओं की फहरिस्त तैयार करने में मशरूफ रहे। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, कल सुबह तुम तैयार होकर आना, हम लोग आगरा चलेंगे। रास्ते में प्रजा की जरूरतों का अध्ययन भी करते रहेंगे। तुम्हारे साथ रहने से मुझे सुकून मिलता है। तुम स्थितियों का अध्ययन भी खूब अच्छी तरह से करते हो। बादशाह की इच्छा भी हुक्म से कम नहीं होती, इसलिए बीरबल के लिए न कहने की गुंजाइश ही कहाँ थी। दूसरे दिन सुबह बीरबल पहुंच गया। अकबर तैयार बैठे थे कि अकबर के महल में बीरबल को देखते ही अकबर ने कहा, मैंने अपनी इस यात्रा की भनक किसी को नहीं लगने दी है। मैं चाहता हूं कि हम लोग सामान्य नागरिक के वेश में ही यात्रा करें। रास्ते के गांवों में यदि कहीं रुकना पड़ा तो हम लोग अपनी प्रजा के दुख सुख से वाकिफ भी होते जाएंगे। वैसे आगरा में एक किला का निर्माण कार्य चल रहा है। हमारी यात्रा का प्रयोजन उस किले के निर्माण की प्रगति का जायजा लेना है। आम नागरिक के वेश में अकबर और बीरबल दोनों ही राजमहल से निकले। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। राजधानी की सीमा से निकलने के बाद दोनों ने अपने अपने घोड़ों को आगरा जाने वाली राह पर मोड़ लिया और एड़ लगाकर घोड़ों की गति बढ़ाई। दिन जैसे जैसे चढ़ रहा था वैसे वैसे यात्रा कठिन होती जा रही थी। दोपहर होने तक सूर्य की सीधी किरणें मानो आग बरसाने लगीं। अकबर और बीरबल दोनों ही पसीने से लथपथ हो गए। घोड़े भी हांफने लगे थे, मगर रास्ते में दूर तक सन्नाटा था। ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं दे रही थी जहां पड़ाव डाला जा सके। अंततः रास्ते के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे अकबर ने अपने घोड़े की लगाम खींच ली और बीरबल को भी वहीं थोड़ी देर विश्राम करने की सलाह दी। पेड़ से लटकती जटाओं से घोड़े बांध दिए गए। पेड़ की छाया में बैठकर अकबर और बीरबल विश्राम करने लगे। श्रमशलत अकबर पेड़ के तने से टिक गए। फिर उन्होंने अपने पैर फैला लिए। थोड़ी ही देर में अकबर को झपकी सी आई और नींद की गोद में उनकी चेतना विलुप्त हो गई। अकबर को उस अवस्था में देखकर बीरबल को अचानक बादशाह के एक प्रश्न चैन की नींद का समाधान मिल गया। इससे पहले भी अकबर के साथ बीरबल ने ऐसी यात्राएं की थीं और अकबर को इस तरह थककर पेड़ की छाया में झपकी लेते हुए देखा था, मगर आज अकबर की नींद से वही अर्थ ध्वनित हो रहा था जिसे बताने की कोशिश बीरबल ने कुछ दिन पहले की थी। अकबर देर तक नींद में डूबे रहे। शाम ढलने को आई। घोड़े अपनी थकान मिटा चुके थे। बीरबल ने जानबूझकर अकबर को नहीं जगाया। तरोताजा होकर जब घोड़े हिनहिनाए तब उनकी हिनहिनाहट सुनकर अकबर की नींद खुली। सूरज को अस्ताचल की ओर जाता देख अकबर ने विस्मित भाव से बीरबल को देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हें भी समय का ज्ञान नहीं रहा? यदि मुझे झपकी आ गई थी तो तुम्हें समय रहते मुझे जगा देना चाहिए था। अब शाम होने को है। थोड़ी देर में अंधेरा छाने लगेगा। रात को यात्रा जारी रखना ठीक नहीं है। ऐसे में हमें किसी गांव में ठहरना ही पड़ेगा। जहां पनाह। आप इतनी गहरी नींद में थे कि जगाने की इच्छा ही नहीं हुई। घोड़े भी थके थे। आपके कार्यक्रम में प्रजा का हाल जानना भी शामिल था, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक आलमपनाह खुद नहीं जग जाते तब तक उन्हें सोने दिया जाए। जगेंगे तब हम लोग किसी आसपास के गांव में रात बिताने के लिए चले जाएंगे।
अकबर को बीरबल का उत्तर ठीक लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, हाँ बीरबल, वाकई मैं अच्छी नींद सोया। इधर दिन रात मैं प्रजाहित की योजनाओं पर विचार करता रहा और उनके प्रारूप तैयार करता रहा, जिसके कारण माकूल नींद नहीं ले पाया। ऐसी नींद तो शायद बरसों नहीं सोया। तुमने जो सोचा ठीक ही सोचा। अब चलो किसी गांव की तलाश रोशनी रहते हुए हम कर लें। दोनों उठे, अपने अपने घोड़ों को सहलाया और उन पर सवार होकर मुख्य मार्ग पर आ गए। सूरज छिपने से मात्र 15 मिनट पहले उनकी यह यात्रा फिर शुरू हुई, और ये 15 मिनट किस तरह गुजर गए उन्हें मालूम नहीं हुआ। शाम के आसमान की लाल दमक धीरे धीरे फसलों और पेड़ों के तनों पर रेंगती सी ऊपर की ओर सरकती जा रही थी। हवा साफ शफ्फाफ और पारदर्शी थी। गुलाबी आभा से भरा आकाश धीरे धीरे सुरमई होने लगा था। पक्षियों का झुंड अपने घोंसलों की ओर लौटने लगा था। अकबर इन दृश्यों में डूब से गए थे। रोशनी कम होती देख उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब हमें रात्रि विश्राम के लिए किसी गांव की खोज कर लेनी चाहिए। देखो, राह अंधेरे की परतों से ढंकने सी लगी है। शाम ढल जाने के बाद पेड़ एकाकार होकर भीमाकार स्याह समूहों में परिवर्तित होते से प्रतीत हो रहे हैं। खेत अंधेरे की जद में आ चुके हैं। काले हो चुके आसमान में पहला तारा टिमटिमाने लगा है। जहां कहीं भी कोई आदमी दिखेगा उससे हम किसी गांव के बारे में पता कर लेंगे। आप चिंता नहीं करें, रात ही तो बितानी है। कहीं न कहीं मुफीद जगह मिल ही जाएगी, बीरबल ने कहा। इसके बाद अकबर पुनः प्राकृतिक दृश्यावलियों में खो गए। राजपाट की व्यस्तता में यह सौंदर्य प्रेमी बादशाह प्राकृतिक सुषमा से प्रायः साक्षात्कार नहीं कर पाता था। आज उसे अरसे बाद राजधानी से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त हुआ तो वह रंग बदलती प्राकृतिक दृश्यावलियों में खोसा गया। कुछ पलों के बाद ही एक पगडंडी से एक अधेड़ आदमी उनकी दिशा में आता दिखा। बीरबल की नजर उस आदमी पर पड़ी। दुबला पतला सा आदमी, लंबा कद, चौड़ा माथा, पतले होंठ, तीखी नाक और चमकीली काली पुतलियों वाली आंखें। बीरबल टकटकी लगाए उस व्यक्ति को आता हुआ देखता रहा। जब वह व्यक्ति करीब आ गया तब बीरबल ने उसे आवाज दी, ऐ भाई। उस व्यक्ति ने उनकी ओर देखा और ठहर गया। बीरबल उसके करीब पहुंचकर अपने घोड़े से उतर गया और उस व्यक्ति से कहा, भाई, हम लोग मुसाफिर हैं, दिल्ली से आए हैं और आगरा जा रहे हैं। रात हो चली है, इसलिए हमें विश्राम करने के लिए जगह की तलाश है। आसपास कोई गांव हो तो उसकी राह हमें बता दो। बीरबल की भद्रतापूर्ण ढंग से कही गई बातों को सुनकर वह व्यक्ति इतना तो समझ ही गया कि उससे गांव की राह पूछने वाला व्यक्ति कुलीन है। अकबर उस समय उनसे थोड़ी दूरी पर घोड़ा रोके खड़े थे। वे भी अपने घोड़े से उतरकर पैदल ही उन दोनों के करीब आ गए। अकबर द्वारा घोड़े से उतरना, इस अजनबी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना, अकबर के इस व्यवहार से वह व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। उसने उन दोनों को साथ चलने के लिए कहा। महज 1 फरलांग की दूरी पर उसका गांव था और वह पगडंडी उसके गांव की ओर ही जाती थी। बीरबल ने उस व्यक्ति को अपने घोड़े पर बैठा लिया और थोड़ी ही देर में अकबर और बीरबल उस व्यक्ति के साथ उसके गांव में आ गए। उस व्यक्ति ने बीरबल से कहा, आप लोगों को रात ही तो बितानी है। आप लोग चले मेरे साथ, मेरे घर पर रात्रि विश्राम करें। मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ी सी चुप्पी के बाद उसने कहा, मेरा नाम सीपा है, सीपा सिंह। यहीं पास में मेरा घर है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा।
विहंसती चांदनी में अकबर ने बीरबल की प्रश्नवाचक दृष्टि भांप ली और मुखर होकर कहा, सीपा, हमें तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने में प्रसन्नता होगी। सीपा ने उन दोनों को उस पगडंडी से जुड़ी एक अन्य अपेक्षाकृत संकरी पगडंडी पर घोड़ा मोड़ लेने को कहा। थोड़ी ही देर में वे सागभाजी की एक बगिया से गुजर रहे थे। बगिया के बाद एक बथान था जिसमें एक चिकबरी गाय और एक बछिया बंधी थी। बथान के बाहर ही एक कुत्ता बैठा था जो उन्हें देखकर चौकन्ना होकर भौंकने लगा था। कुत्ते के भौंकने पर सीपी ने उसे आवाज लगाई, रांगा। नहीं, मैं हूं, अपने दोस्तों के साथ। सीपी की आवाज सुनकर कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया और दुम हिलाता हुआ पास पहुंचकर उस पर उछलकर प्यार जताने लगा। सीपी की आवाज सुनकर बथान में बंधी गाय भी रंभाने लगी। गाय का रंभाना सुनकर सीपी ने अकबर और बीरबल से कहा, बस 2 पल में हाजिर होता हूं। ऐसा कहकर वह गाय के पास चला गया। बथान में प्रवेश करने से पहले उसने बथान के बाहर रखी हरे पत्तों की गांठों में से 2 गांठें उठा लीं और गाय को सहलाते हुए उसने उसके मुंह के आगे हरे पत्तों की गांठ कर दी। गाय ने पत्तों को मुंह में ले लिया और चबाने लगी। सीपी ने गाय को सहलाते हुए कहा, बस गंगा, आज तुम्हारे पास अधिक देर तक नहीं रुक सकूंगा। मेरे 2 मित्र आए हैं, उनके भोजन और शयन की व्यवस्था करनी है। अकबर यह सब कौतुक भरी दृष्टि से देख रहे थे। अपने पालतू जीवों के प्रति सीपी के इस अपनत्व भरे व्यवहार को देखकर उन्हें अनकहा आनंद प्राप्त हुआ। वे मुग्ध मन से सोच रहे थे, उनके राज्य में जीवों से प्रेम करने वाले लोग भी रहते हैं। बथान से 10 कदम की दूरी पर ही सीपी के घर का दरवाजा था, जहां बरामदे पर रखी चौकी पर एक बूढ़ा बैठा था। हड्डियों के ढांचे की सी अपनी आकृति को वह एक सूती फतूही से ढके हुए था। जब सीपी वहां अकबर और बीरबल के साथ पहुंचा, तब उसके सम्मान में वह वृद्ध चौकी से उठने का प्रयत्न करने लगा, मगर सीपी ने दूर से ही कहा, अरे बैठे रहो ताऊ, इन दोनों को मेरा दोस्त समझो, आज रात यहीं रुकेंगे, सुबह आगरा चले जाएंगे। अकबर और बीरबल चूंकि सामान्य नागरिक के वेश में थे, इसलिए औपचारिकता का निर्वाह करते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर उस वृद्ध का अभिवादन किया। सीपी ने उन्हें अपने घर के दीवान खाने में ले जाकर बैठाया। बूढ़े ने, जिसे सीपी ने ताऊ कहा था, घर के अंदर जाकर संभवतः दोनों अतिथियों के आवभगत और सोने की व्यवस्था कराने के निर्देश दे दिया था, क्योंकि सीपी लगातार दीवान खाने में अकबर और बीरबल के साथ ही रहा। तभी 7-8 साल की एक बच्ची थाल में शरबत के 3 गिलास ले आई। अकबर, बीरबल और सीपी ने बारी बारी से गिलास उठाए और धीरे धीरे शरबत पीते हुए बातें करते रहे। अकबर ने सीपी से पूछा, इस गांव में ऐसी क्या व्यवस्था की जा सकती है जिससे सब चैन की नींद सो सकें? अकबर के इस प्रश्न पर सीपी चौंक सा गया। फिर शांत स्वर में कहा, भाई मेरे, यह गांव है, यहां किसान रहते हैं। भगवान ने तरह तरह की ऋतुएं बनाई कि धरती की जरूरतें पूरी हो सकें। किसान इन्हीं ऋतुओं के अनुरूप बीजों को पहचानकर जिस दिन खेती करने की कला सीख गया, उस दिन ही अपनी चैन की नींद गवा बैठा। कभी अतिवृष्टि इसे बेचैन कर देती है, तो कभी अनावृष्टि से इसकी नींद गायब हो जाती है। मौसम यदि अनुकूल रहे तो भी खेत में खड़ी फसलों की सुरक्षा की चिंता किसान की नींद ग्रस लेती है। सच कहें तो भगवान भी किसान को चैन की नींद नहीं दे सकते। जिस दिन किसान चैन की नींद सोने लगेगा, उस दिन से आदमी को अनाज का अभाव भी झेलना पड़ेगा। बीरबल ने बात संभाली, अरे भाई सीपी,
इनके पूछने का मतलब था कि इस गांव के किसानों को ऐसी किसी चीज की कमी खलती हो जिसकी पूर्ति हो जाने से उनकी किसी बड़ी चिंता का निवारण हो सकता हो। गांव में कमियां ही कमियां हैं, मगर किसान करे भी तो क्या करें, सभी लाचार हैं। निदान समझते हुए भी कुछ कर नहीं पाते, सीपी ने बीरबल से कहा। जैसे? अकबर ने बातों का सिलसिला थामते, क्या कमियां हैं? कुएं सीपी से पूछा। सबसे बड़ी कमी तो इस गांव में सिंचाई सुविधाओं की है। इतने बड़े गांव में बस 3 कुएं हैं, जिनका पानी पीने के लिए ही काफी नहीं है, तो खेतों की सिंचाई कहाँ से हो? यदि गांव में 2-3 तालाब भी होते तो शायद शाक भाजी उगाना आसान होता, सीपी ने कहा। तो 2-3 तालाब इस गांव में बन जाए तो यहाँ के किसान खुश हो जाएंगे, अकबर ने पूछा। क्यों नहीं? कम से कम इतना तो होगा ही कि किसानों को बादलों की बाट नहीं जोहनी पड़ेगी। और कोई समस्या? अकबर ने पूछा। हाँ, एक समस्या यह भी है कि यहाँ आसपास के 52 गांवों तक मवेशियों का कोई चिकित्सक नहीं है। मेरी 6 गायें थीं, आज एक ही बची है। आप समझ सकते हैं कि मवेशियों का चिकित्सक नहीं होने के कारण बेजुबान जानवरों की तकलीफ उन्हें पालने वाले नहीं समझ पाते और मवेशी उनके खूंटे से बंधे बंधे ही बेमौत मर जाते हैं, सीपी ने कहा। इस तरह अकबर देर तक सीपी से गांव की समस्याओं के बारे में सुनते समझते रहे। कुछ देर के बाद भोजन का बुलावा आ गया। तीनों इस बुलावे पर अपने स्थान से उठे। सीपी अपने मेहमानों को लेकर रसोई में चला आया, जहां पीढ़ा लगाकर उनका भोजन परोसा गया था। तीनों ने भोजन किया, फिर सीपी अपने मेहमानों को उस कमरे में ले गया जहां उनके सोने की व्यवस्था की गई थी। दूसरे दिन अकबर और बीरबल ने सीपी से विदा ली और आगरा के लिए प्रस्थान कर गए। जिस समय वे किले के निर्माण स्थल के पास पहुंचे उस समय दोपहर हो चुकी थी। सूरज की तीखी तिरछी किरणें मानो शरीर को बेध रही थीं। किला निर्माण में लगे मजदूर निर्माण कार्य रोककर भोजन करने में मशगूल थे। अकबर और बीरबल ने देखा, भोजन के समय भी एक संतराश पत्थर तराशने के काम में मशगूल था। खुले आसमान के नीचे तीखी धूप में वह पत्थर तराशने के काम में पूरे मनोयोग से जुटा हुआ था। उसे न तो आसपास की गतिविधियों का एहसास था और न इस बात की परवाह कि धूप कितनी तीखी है। उसके पास अनगढ़ पत्थरों के दर्जन भर टुकड़े और शेष थे। अकबर और बीरबल उस संतराश के पास काफी देर तक खड़े रहे, मगर वह मनोयोग से अपने काम में जुटा रहा। उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। अद्भुत तन्मयता और अकथ मनोयोग से वह अपना काम करता रहा। अकबर और बीरबल कुछ देर वहां खड़े रहे और इसके बाद वे वहां से दूसरे कार्यस्थल की ओर चल पड़े। किले का निर्माण कार्य नदी के तट पर हो रहा था। वहां की मिट्टी बलुई थी। सतह पर चलने के कारण अकबर और बीरबल पैरों में जूती होने के बावजूद तपती धरती की तपिश महसूस कर रहे थे। संतराश को उन दोनों ने दूर जाकर भी पलटकर देखा। उसके कार्य करने के अंदाज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। घंटे 2 घंटे के बाद अकबर और बीरबल उस संतराश की दिशा में लौटे। उस समय संतराश, जो किले के मेहराब के लिए पत्थर तराशने में लगा हुआ था, अपने काम से निवृत्त होकर भोजन कर रहा था। अकबर और बीरबल संतराश की दिशा में बढ़ रहे थे। अभी वे संतराश से कुछ दूर ही थे कि संतराश अपना भोजन समाप्त कर वहीं तपती धरती पर पसर गया। अकबर और बीरबल जब तक उसके पास पहुंचे, वह गहरी नींद में डूब चुका था। संतराश को इस तरह तपती रेतीली जमीन पर नंगे बदन बिना बिस्तर के सोया देखकर अकबर चकित रह गए। उनकी आंखों में विस्मय का भाव तैर रहा था। बीरबल सहज था।
संतराश को गहरी नींद में डूबा देखकर अकबर ने बीरबल से कहा, यह संतराश प्रकृति की प्रतिकूलताओं से प्रभावित नहीं होता। इतनी कड़ी धूप में तपती धरती पर देखो किस कदर सोया हुआ है, मानो यह किसी आरामदायक बिस्तर पर सोया हो। जहां पना कार्य की अनुकूलता से इस संतराश ने अपनी प्रकृति को जोड़ लिया है, इसलिए यह बाह्य प्रकृति के प्रभावों से प्रभावित नहीं होता। मैंने इसे काम करते देखा है। इसे अपना काम पूरा करने की लगन में इस बात की परवाह नहीं थी कि यह भोजन के समय भी कार्य में संलग्न है। अब यह अपने काम को पूरा कर चुका है, इसलिए संतुष्टि की नींद ले रहा है। इसे इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे मजदूर काम में लगे हैं या अभी काम का समय है, बीरबल ने कहा। अकबर ने मन ही मन सोचा कि इस संतराश को वह राजमहल में रहने का अवसर देंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसकी इस प्यारी नींद का रहस्य क्या है। अकबर ने अपनी मंशा बीरबल को बताई। बीरबल के होठों पर हंसी की एक हल्की रेखा तैर गई। बीरबल ने कहा, जहांपना, नींद का रहस्य तो आपकी आंखों के सामने से गुजरा है, फिर भी आप चाहते हैं कि इस रहस्य को भली प्रकार समझें, तो इस संतराश को महल में ले जाने में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद अकबर और बीरबल ने आगरा में ही रात्रि विश्राम किया और दूसरे दिन दिल्ली लौट आए। दिल्ली लौटकर अकबर ने पहला काम यह किया कि महल के कंगोरों और छतों के मेहराबों पर लाल पत्थर लगाने के काम के लिए उस संतराश को बुलवाने का हुक्म जारी किया। अकबर के आदेश से जब वह संतराश दिल्ली भेजा गया, तब वह बादशाह के बुलावे की बात सुनकर डरा हुआ था। राजदरबार में उसने इसी अज्ञात भय और बेचैनी के आलम में अपने आने का संदेश दर्ज कराया। अकबर ने उसे शाही मेहमान खाने में ठहराने का निर्देश दिया। शाही मेहमान खाने में ठहराए गए व्यक्ति की शाही ढंग से मेहमानवाजी होती थी। उस संतराश की भी खूब खातिरदारी होने लगी। लेकिन बेचारा संतराश शाही जीवन का आदी नहीं था, इसलिए उसे यह सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। कहाँ तो हाड़तोड़ मेहनत के बाद वह बाजरे की सूखी रोटी और लहसुन की चटनी जायका ले लेकर खाता था, और कहाँ बिना मेहनत के उसके लिए बिरयानी, रोगनजोश और कबाब परोसा जा रहा था। इस मेहमानवाजी ने संतराश को अचंभित सा कर दिया था। वह तरह तरह की आशंकाओं से घिरा हुआ था। भोजन के बाद विश्राम के लिए उसे मुलायम गद्देदार बिस्तर पर सुलाया गया। संतराश का हृदय चूंकि तरह तरह की आशंकाओं से घिरा हुआ था, इसलिए वह इस मुलायमनरम बिस्तर पर भी बेचैनी से करवटें बदलता रहा। दूसरे दिन उसे शाही आदेश प्राप्त हुआ कि चूंकि वह अभी आगरा के किले के निर्माण कार्य से लौटा है, इसलिए कुछ दिन विश्राम करके तरोताजा हो ले। इसके बाद बादशाह स्वयं उसे महल के मेहराबों के निर्माण के संबंध में जानकारी देंगे। उस दिन भी संतराश को बढ़िया नाश्ता और उम्दा भोजन मिला, लेकिन करने को कोई काम नहीं था, जिसके कारण संतराश का दिन बेचैनी में ही गुजरा। दिन में भोजन के बाद उसे हल्की सी झपकी अवश्य आई, मगर जल्दी ही उसकी नींद खुल गई। रात को फिर वह बेचैनी से करवटें बदलता रहा। अकबर प्रतिदिन उसके खाने सोने आदि का पूरा ब्यौरा ले रहे थे। जब मेहमान खाने के खादिमों से उन्हें जानकारी मिली कि संतराश रात भर करवटें बदलता रहता है, तब उन्होंने बीरबल से पूछा, यह संतराश जो कभी तपती रेतीली जमीन पर कड़ी धूप में भी बेसुध होकर सोता था, वह महल के ऐशो आराम में भी बेचैनी से करवटें बदलते हुए रातें बिताता है, ऐसा क्यों? बीरबल ने कहा, जहांपना, उसे महल के मेहराब निर्माण के काम में लगा दीजिए, वह पहले जैसा ही हो जाएगा। अकबर ने दूसरे दिन ही संतराश को काम पर लगा दिया। संतराश पूरे मनोयोग से उस काम में जुट गया। इसके बाद वाले दिन अकबर को जानकारी दी गई कि वह संतराश कल रात को गहरी नींद सोया। बारिश का मौसम था।
खूब जोर से बारिश हो रही थी। यमुना नदी पूरे उफान पर थी। नदी का बहाव बहुत तेज था। पानी भी बहुत आवाज कर रहा था। बादशाह अकबर का महल यमुना नदी के किनारे पर ही था। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था। आधी रात का समय था। उस समय पानी की आवाज बेहद डरावनी लग रही थी। बादशाह अकबर सोए हुए थे। अचानक उनकी नींद खुल गई। बादशाह ने दोबारा सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। वह करवट बदलते रहे और सोने की कोशिश करते रहे, फिर भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। बादशाह अकबर उठकर अपने कमरे में घूमने लगे। घूमते घूमते खड़े होकर वह खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगे। बादशाह अकबर चुपचाप खड़े होकर यमुना नदी का शोर सुन रहे थे। एकाएक उन्हें ऐसा लगा मानो नदी रो रही है। यह देखकर वह विचार करने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि नदी क्यों रो रही है। वह इसके बारे में जितना विचार करते उतना ही उसमें उलझ जाते। अंत में वह परेशान होकर पलंग पर लेट गए। अगले दिन बादशाह अकबर समय से पहले ही दरबार पहुंच गए। वह बहुत परेशान थे। उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों से यह सवाल पूछा, पर किसी भी दरबारी के पास इसका जवाब नहीं था। बादशाह अकबर बहुत परेशान थे। बीरबल के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो उनके सवाल का जवाब दे पाता। बीरबल उस समय दरबार में नहीं थे। उन्होंने सैनिकों को भेजकर बीरबल को दरबार में बुलवाया। बीरबल के आते ही बादशाह ने उनसे यही प्रश्न पूछा, बीरबल, नदी किस लिए रोती है? बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, आपके प्रश्न का उत्तर 44 मैं तभी दे सकूंगा जब मैं अपने कानों से नदी का रोना सुन लूंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, नदी का रोना हम तुम्हें रात को ही सुनवा देंगे। रात के समय जब सारा नगर गहरी नींद में सोया हुआ था, बादशाह ने बीरबल को अपने महल में ले जाकर कहा, जाओ, उस खिड़की के पास खड़े होकर नदी के रोने की आवाज सुन लो। जब बीरबल ने नदी से आती हुई पानी की आवाज सुनी तो वह समझ गए कि बादशाह ने इसे ही नदी का रोना समझ लिया है। बादशाह ने बीरबल से अपने प्रश्न का उत्तर मांगा, तो बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, जिस तरह जब कोई लड़की अपने पिता के घर से विदा होकर अपने पति के घर जाती है तो वह अपनों से बिछुड़ने के दुख में रोती है, उसी तरह नदी भी अपने पितारूपी पहाड़ से विदा होकर जब पतिरूपी समुद्र के पास जा रही होती है तो अपने दोस्तों व घरवालों से बिछुड़ने का ख्याल उसके मन में आता है, इसलिए वह रोती है। बीरबल का यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए।